जो पहली गलती यानी पहली मिस्टेक मैक्सिमम बच्चे करते हैं वो होता है सिलेबस को ओवरलोड कर देना। क्या करना है, आपको बहुत सारी किताबें जमा नहीं करनी। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि मल्टीपल बुक्स सिर्फ कंफ्यूजन लाएंगी, क्लैरिटी नहीं। कई बार बच्चा क्या करता है कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, मल्टीपल बैचेस को रेफर करता है। अब उसमें क्या होता है, बच्चे के पास कंफ्यूजन होती है। उसका रीजन बताता हूं। प्रॉपर सिलेबस आता है, आप स्कूल टीचर से बात करिए, उनसे सिलेबस मांगिए, लेकिन मेक श्योर करिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो अपडेटेड हो, पुराना ना हो। नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी बच्चे? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत जबरदस्त होंगे और लाइफ के अंदर बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। स्वागत है मेरे सारे सुपरस्टार्स का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। एंड मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मेंटोर और आपका गाइड कुणाल दिस साइड। तो बेटा क्या है कि अगर आप क्लास 10th में आ चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो हर क्लास 10th का बच्चा कहीं ना कहीं करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये गलतियां हर एक क्लास 10th में आने वाला बच्चा करता है और अगर इन गलतियों पे आपने डे 1 से कंट्रोल कर लिया, अगर इन गलतियों को शुरुआत में ही सुधार लिया तो बिलीव मी बच्चे, क्लास 10th के अंदर धमाकेदार रिजल्ट अचीव करने से और सब्जेक्ट्स को बेहतर तरीके से समझने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, बहुत समय मैं आपका नहीं लूंगा। आपको 95% लाने की स्ट्रैटेजी भी मैं यहां पे नहीं बता रहा हूं बिकॉज आपने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देख लिए होंगे। यहां पे मैं उन मुद्दों पे बात करूंगा जो हर एक क्लास 10 स्टूडेंट के लाइफ में रहते हैं, वो गलतियां जो हर एक बच्चा कई बार जाने अनजाने में जरूर से करता है। ठीक है, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, लेकिन ये गलतियां ऐसी गलतियां हैं जिनको शायद हम भूल जाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं और फिर हमें बाद में काफी नुकसान पहुंचाती हैं। चलिए, तो मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा और जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी पहली गलती से। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो गलतियां बताऊंगा, खासकर 5 ऐसी गलतियां बताऊंगा जिसके चलते कई सारे बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा डाउन हो जाता है। ठीक है, नंबर 1, जो पहली गलती यानी पहली मिस्टेक मैक्सिमम बच्चे करते हैं वो होता है सिलेबस को ओवरलोड कर देना। अब आप कहोगे सर सिलेबस ओवरलोडिंग का मतलब क्या है? सिलेबस ओवरलोडिंग का मतलब होता है जब आपके पास सामने सर पे एग्जाम खड़ा है और आपके पास पढ़ने के लिए 17 चैप्टर, 15 चैप्टर, 10-12 चैप्टर है। अब 10-12 चैप्टर को एग्जाम के 1-2 दिन पहले करना, ठीक है, बहुत ही मुश्किल टास्क है और हर बच्चा इस बात से रिलेट करेगा। इनफैक्ट मैं जब खुद एक क्लास 10 का स्टूडेंट था तो शायद मैंने भी ये गलतियां की हैं कि मुझे समझ में आ रहा है कि टेस्ट आ रहे हैं, यूनिट टेस्ट आ रहा है, हाफ ईयरली आ रहा है, पीरियोडिक टेस्ट आ रहा है, तो क्या किया भैया, टेस्ट के 1-2 दिन पहले यहां पे सिलेबस उठा लिया। लेकिन दिक्कत क्या है कि सिलेबस इतना ज्यादा हो चुका है कि यार पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही। और मैं हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, किसी एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं कि जब टेस्ट का समय आया, बिकॉज टेस्ट में 1 चैप्टर तो आता नहीं, 2 चैप्टर तो आता नहीं, कम से कम 5-6-7 चैप्टर तो आएगा ही आएगा, तब आपका जाके टेस्ट बनेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि उन 5-6 चैप्टरों को हमने पढ़ा ही नहीं, हमने रिवाइज ही नहीं किया, तो जो पुराने चैप्टर्स थे उनको हम भूल गए, नए चैप्टर्स हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास सिलेबस का ओवरलोड हो गया। अभी टेस्ट है, परसों है, कल 2 दिन में टेस्ट है, अपने को 6-7 चैप्टर यहां पे पढ़ना है। अभी कैसे किया जाए, कैसा पढ़ा जाए? तो सिलेबस ओवरलोड आपको नहीं करना है। ठीक है, नंबर 1 पहली गलती। ठीक है, अब सिलेबस ओवरलोड के ना कई सारे कारण होते हैं। जो 2 सबसे बड़े कारण सामने आते हैं हर एक बच्चे की लाइफ में अगर मैं बात करूं तो पहला रीजन है कि कोई वीकली प्लान नहीं होना, कोई डेली प्लान नहीं होना। बेटा जिस दिन तुम सुबह उठते हो, दिन का एक कॉपी ले लो, रजिस्टर ले लो, नहीं तो एक खाली पन्ना ले लो भाई, नहीं तो अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, जो कि आजकल मैक्सिमम बच्चे कर ही रहे होते हैं क्लासेस के लिए, उसमें भी कई सारी एप्लीकेशंस आती हैं जिसमें आप अपने दिन की प्लानिंग कर सकते हो, दिन के नोट्स बना सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि आप जितने बजे भी उठते हैं आप एक अपना डेली प्लान बनाइए। आप सुबह में, मॉर्निंग में क्या करते हैं, दोपहर में क्या करते हैं, शाम में क्या करते हैं, रात में क्या करते हैं। आपका दिन का टास्क आपके पास होना चाहिए। मैं टाइम टेबल की बात नहीं कर रहा हूं, इसको प्लीज टाइम टेबल से कंफ्यूज मत करना, मैं टाइम टेबल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अगर अपने दिन में उठता हूं, मैं सुबह जितने बजे भी उठा, सबसे पहले मेरा काम होता है मेरा डे का प्लान बनाना कि आज मेरे को दिन में इतने काम करने हैं, दिन के मेरे ये काम हैं, तो मैं वो सारे काम यहां पे लिख लेता हूं। आप पेपर पे लिखिए, आप फोन पे लिखिए, आप जहां पर मन करे आप लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर कि आप सुबह उठ करके आपको दिन भर में आपको कितने काम करने हैं, कितने टास्क करने हैं, मेक श्योर कर लीजिए, उसका एक लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, और जैसे जैसे वो काम होता जाए उस लिस्ट को टिक करते जाइए। मैं हमेशा ये करता हूं, जैसे जैसे मेरा काम होता जाता है मैं उस लिस्ट को टिक करता जाता हूं। इससे क्या होगा कि दिन के एंड में आपको पता चलेगा कि आपने कितना किया है और कितना करना बाकी है, और जो आपका बाकी है उसको मेक श्योर करिए कि अगले दिन तक आप उसे कंप्लीट कर लें।
अगर डेली बेसिस पे काम करना शुरू करोगे, डेली बेसिस पे अपने टास्क कंप्लीट करोगे, तो आप खुद देखोगे बेटा कि कहीं ना कहीं आपके जो लोड है वो आपका कम होगा। देखिए, टाइम टेबल एक बहुत ही आइडियल चीज है जो कभी पूरी नहीं होती, ये सच्चाई है। एक दिन फॉलो कर लोगे, 2 दिन फॉलो कर लोगे, लेकिन नहीं हो पाएगी, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे, है ना। आपका वीक का एक प्लान होना चाहिए, हफ्ते का एक प्लान होना चाहिए कि हफ्ते में देखिए 5 दिन में पढ़ाई करने वाला हूं एकदम तगड़े तरीके से। 6th और 7th डे मैं रिवीजन के लिए रख लेता हूं, पुराने चीजों को जो पेंडिंग है मेरा हफ्ते का उसके लिए रख लेता हूं, ठीक है। तो हफ्ते का एक आपके पास आइडिया होना चाहिए कि इस हफ्ते के अंदर अगर कुछ शुरू किया है तो उसको उसी हफ्ते में वाइंड अप किया जाए। ऐसा मत करो कि 1 वीक का काम आप दूसरे वीक में लेकर के जा रहे हो, ठीक है। चले, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट और हर कोई आपको बताता है वो है दोस्तों प्रोकास्टिनेशन। अब आदमी प्रोकास्टिनेट क्यों करता है? बहुत सिंपल सी बात है, हमें आदत है चीजें टालने की। हम कहते हैं भैया कोई बात नहीं, आज बहुत आलस आ रहा है, आज बहुत थक गए, आज का काम कल कर लेंगे, लेकिन कल आपको डबल एफर्ट लगाना पड़ेगा सेम काम को करने के लिए। तो जब आलस आए अपनी जगह से उठ जाओ, थोड़ा हाथ पैर फैला लो, पानी वानी पी लो, 1-2 लोगों से बात कर लो, आपका मन करे तो कोई गाना सुन लो, लेकिन उस काम को उसी दिन फिनिश करो, उस काम को उसी दिन खत्म करो। बहुत जरूरी है ये चीज, ठीक है, बहुत जरूरी है चीज। कई बार मेरे को मन में भी प्रोकास्टिनेशन आता है यार, जब मैं आपके लिए लेक्चर्स लेता हूं, है ना, मान लीजिए मेरा एक लाइव खत्म हुआ, मुझे आपके लिए कोई रिकॉर्डेड लेक्चर भी करना है, ठीक है। कभी कभी मन में आता है कि चल कोई बात नहीं, अभी चले जाते हैं घर, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, सुबह जल्दी आकर के जो है रिकॉर्डेड लेक्चर कर लेंगे, क्या ही चला जाएगा। लेकिन फिर मन के इस आवाज को दबाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक और आवाज अंदर से आती है, वो कहती है कि अगर कल सुबह आना पड़ेगा तो हो सकता है कि कहीं लेक्चर डिले ना हो जाए, कहीं बच्चों तक देर में ना पहुंचे। तो इससे बेहतर है कि अभी थोड़ा जग लेते हैं, थोड़ा मेहनत कर लेते हैं और लेक्चर को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो प्रोकास्टिनेशन को आप तभी मार पाओगे जब आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे। जब एक आवाज आपके अंदर से कहे कि यार कल करेंगे, आपकी दूसरी आवाज कहनी चाहिए कि कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन आज खत्म कर लेते हैं। तो प्रोकास्टिनेशन को अवॉइड करिए, बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। आपके पास सिलेबस का जो पाइलअप है, सिलेबस का जो ओवरलोड है ना, वो बेटा कभी बिल्डअप नहीं होगा। दिन के दिन करोगे, रोज के रोज करोगे, चीजें हमेशा जो है मैनेज रहेंगी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो दूसरी सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं वो है बहुत सारे रिसोर्सेस को रेफर करना। बच्चा क्या करता है, 5-6 पब्लिशर, 5-6 अलग अलग किताबें खरीद के ले आता है। एक दोस्त ने बता दी, कोई बड़े भैया ने बता दी होगी, कोई दीदी मिल गई होगी, उन्होंने बता दी होगी, है ना, कोई आपने स्कूल में सुन ली होगी, तो आपने क्या किया, सब इकट्ठा करके रख ली, 5-6 किताबें इकट्ठा कर ली, है ना। सिंपल सी बात है, कोई उसका लेना देना नहीं है, 5-6 किताबों का पहाड़ बना लिया। अब क्या सारी पढ़ पाओगे? सवाल यह कि क्या सारी पढ़ पाओगे? तो जवाब है शायद नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। उसका रीजन आपके पास टाइम नहीं होगा। तो क्या करना है आपको, बहुत सारी किताबें जमा नहीं करनी। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि मल्टीपल बुक्स सिर्फ कंफ्यूजन लाएंगी, क्लैरिटी नहीं। ध्यान रखिएगा इस बात का कि मल्टीपल किताबें सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करेंगी। किसी किताब में कोई कंटेंट है, किसी किताब में कोई कंटेंट है ना, आप यही नहीं समझ पा रहे हो किससे क्या पढ़ना है। तो हमेशा अपने रिसोर्सेज को ना बहुत लिमिटेड रखिए। जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, मैं कहता हूं जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, रिसोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखिए बेटा। क्या रेफर करना है और क्या नहीं। नंबर 1, सबसे पहले आपकी कोर्स की किताब रेफर करिए। आप क्या एनसीईआरटी चलती है, आप एनसीईआरटी रेफर करिए। आप स्टेट बोर्ड के बच्चे, आपकी स्टेट बोर्ड की किताब चलती है, आप स्टेट बोर्ड रेफर करिए। सबसे पहले आपके सिलेबस में चलने वाली किताब को ही रेफर करिए। बिकॉज दिन के एंड में, साल के अंत में जब पेपर होगा तो डेफिनेट सी बात है बेटा, सवाल आपके किताबों से ही होंगे। ऐसा नहीं कि सवाल आपकी किताबों के बाहर से पूछ लिए जाएंगे। तो जो आप पढ़ाया जा रहा है, जो आपकी किताबों में है, तो बेटा आपको सवाल भी वहीं से होने वाले हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। इसके अलावा क्या रेफर करना है, आपके स्कूल के नोट्स या स्कूल में जो क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। आप जिस भी प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म को, आप किसी भी प्लेटफॉर्म को फॉलो करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, जो भी कोचिंग आप जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहां के नोट्स एंड क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस द पॉइंट इज कि इनमें से किसको फॉलो करना है। अब आप ये भी पूछोगे सर इनमें से किसको फॉलो करें। इनमें से उसको फॉलो करिए जो ज्यादा बढ़िया हो, ज्यादा एक्यूरेट हो और आपको आसानी से समझ में आ जाए। जब कभी भी आप नोट्स बनाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिए, खासकर सीबीएसई वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं कि सीबीएसई वाले बच्चों, आप एक बार ध्यान रखिए, जब आप कभी भी नोट्स बनाएं या किसी और के नोट्स पढ़ें तो उसको एक बार एनसीईआरटी से मैच जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये जरूर देखिएगा कि क्या उन नोट्स के अंदर एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। बिकॉज जब आपका बोर्ड का कॉपी चेक होता है, बोर्ड एग्जाम का कॉपी चेक होता है यार, तो एक जो मार्किंग स्कीम आती है वहां पे, उसमें एनसीईआरटी कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं। एनसीईआरटी कीवर्ड्स का इस्तेमाल होता है, एनसीईआरटी वर्ड्स होते हैं, एनसीईआरटी लाइंस होती हैं। तो जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हैं, कहीं के भी आप पढ़ें, उसमें मेक श्योर करिएगा कि वो एनसीईआरटी के कीवर्ड्स आपके बुक्स के अंदर, आपकी नोट्स के अंदर मिल रहे हैं आपको, ठीक है।
ऐसा मत कर लेना कि कुछ भी रैंडम नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर दो तुम जो तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड ना हो। तो आपके नोट्स आप बेटर डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा बेहतर समझ में आ रहा है, ठीक है, कौन से ज्यादा आसान लग रहे हैं, ठीक है, आप उन नोट्स वगैरह को आप रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चंस आप जितने मर्जी चाहिए उतने मर्जी लगाइए, वो आपको और बेहतर ही बना के जाएंगे। तो अपने रिसोर्सेस को बहुत ही केयरफुली आपको चूज करना है, ठीक है। कई बार बच्चा क्या करता है कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, मल्टीपल बैचेस को रेफर करता है। अब उसमें क्या होता है, बच्चे के पास कंफ्यूजन होती है। उसका रीजन बताता हूं। मान लीजिए मैं 10 लोगों से पढ़ रहा हूं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, मैं ऑफलाइन पढ़ रहा हूं, मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूं, है ना। 10 लोगों के पढ़ाने का तरीका, उनका कंटेंट बेटा हमेशा अलग होगा, है ना। वो ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जैक्टली सेम का सेम पढ़ा रहे हो सकता है किसी का कुछ बहुत अच्छा हो, किसी का कुछ बहुत अच्छा हो। तो हर एक इंसान में खामियां भी होती हैं और बेहतर चीजें भी होती हैं। इंसान के अंदर परफेक्शंस और इम्परफेक्शंस हमेशा एक साथ ही एग्जिस्ट करेंगे। तो कोई हो सकता है कोई बहुत बढ़िया पढ़ा है, कोई चीज बहुत बढ़िया पढ़ा है। अब इसमें होता क्या है कि बच्चे के पास, अगर बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है तो बच्चे के पास ना बहुत इजी कंट्रोल है कि वो 10 मिनट पढ़ा किसी कॉन्सेप्ट को, कहता है चल भाई दूसरी वीडियो देख लेते हैं, तीसरी वीडियो देख लेते हैं, चौथी वीडियो देख लेते हैं। तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे, आप कभी भी एकदम एक चीज को ना स्टिक करके नहीं चल पाओगे। तो आप कोई भी बैच से पढ़ रहे हैं, आप डजंट मैटर, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ो यार, आप किसी भी बैच से पढ़ो, लेकिन मेक श्योर आप उसको स्टिक करके चलो। एटलीस्ट जो बताया जा रहा है, जो फ्लो वहां डिस्कस किया जा रहा है, उसके साथ साथ चलिए। आप कंसिस्टेंट बनेंगे, आप लगातार चीजों को करना सीखेंगे, आप में एक हैबिट, एक आदत डेवलप होगी। और हमेशा बदलते रहोगे यार तो कभी स्टेबिलिटी पाओगे ही नहीं। एक आदत डेवलप करो, एक हैबिट डेवलप करो, है ना। सिंपल सी बात है यार। देखो हर एक टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, हर एक टीचर चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, हर एक टीचर रिस्पेक्टेबल है। वो जब आपकी क्लास लेने आता है, वो आप मेहनत करता है यार, वो आपके ऊपर मतलब वो आपको अच्छे से अच्छा देने का ट्राई करता है हमेशा से। तो जो भी टीचर काफी लंबे समय से पढ़ा रहा है, किसी प्लेटफॉर्म पे है, किसी भी बैच में है, ऑफलाइन में है, ऑनलाइन में है, आपका ट्यूशन टीचर है, जो भी है, अगर आपको उनका समझ में आ रहा है, अगर आप उनको बेहतर समझ पा रहे हैं, तो जो चीजें वो बता रहे हैं ना, उस पर भरोसा करिए। जब तक अपने गुरु पे, अपने कोच पे, अपने टीचर पे तुम ट्रस्ट नहीं करोगे यार, रिजल्ट्स तब तक नहीं आते। एटलीस्ट वो जो बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से, उस पर ट्रस्ट करिए, उस पर भरोसा करिए और फिर आगे बढ़िए। सो ऑलवेज ट्रस्ट योर टीचर्स यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, हमेशा इंपॉर्टेंट है ना। आप जिससे पढ़िए, बहुत जिससे आपको समझ में आता है उससे पढ़िए, लेकिन उन पर भरोसा रखिए, उन पर ट्रस्ट करिए, उनकी स्किल्स पे ट्रस्ट करिए, ठीक है। जैसे वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप वैसे प्रैक्टिस करिए, अब रेगुलरली प्रैक्टिस करिए। अब जैसे मैं उड़ान बैचेस की बात करूं, उड़ान बैच में पढ़ाता हूं यार, है ना, नीव बैचेस में पढ़ाता हूं, है ना, और भी कई सारे बैचेस पढ़ाए हैं। तो एक चीज बहुत अच्छी है, अगर आप उड़ान बैचेस की बात करेंगे तो उड़ान बैचेस में या नीव बैचेस में, फिजिक्स वाला पे जो भी बैचेस चलते हैं, हम सब में बच्चों को हर क्लास के बाद डीपीपी देते हैं। डीपीपी मतलब एक डेली प्रैक्टिस पेपर हो गया, या डीएचए कह लीजिए उसको, डेली होम असाइनमेंट हो गया। मतलब जो आपने पढ़ा है क्लास के अंदर उससे रिलेटेड सवाल, कई बार आगे के भी सवाल होते हैं उस डीएचए के अंदर, ताकि बच्चा आगे का टॉपिक पढ़े, खुद से सेल्फ रीडिंग का एक हैबिट डाले, है ना, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करे, ठीक है। तो ये एक हैबिट डेवलप करना हो गया कि अब बच्चे को, अच्छा जब बच्चा पुराना हो जाता है तो उसको इंतजार होता है। कई बार बच्चा कमेंट कर देता है, अरे सर आज डीएचए मिसिंग क्यों है, आज डीपीपी मिसिंग क्यों है। कई बार आगे से भी आ जाता है, अरे आज डीएचए क्यों नहीं गया, डीपीपी क्यों नहीं गया। तो एक हैबिट डेवलप हो रही है प्रैक्टिस करने की, लगातार प्रैक्टिस करने की। आपको पता है कि आज क्लास है यार, आज क्लास में हमको डीएचए मिलेगा, डीपीपी मिलेगा, प्रैक्टिस करेंगे, आगे के सवाल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, ट्राई करेंगे क्वेश्चन करने का, फिर जब पढ़ाया जाएगा दोबारा से लगाएंगे। तो ये एक हैबिट डेवलप होती है, और वो तभी होगी जब आप कहीं पे स्टिक करके, एक साथ कहीं पे रुक करके, अपना समय दे करके आप कंसिस्टेंटली काम करोगे, है ना। आप हमेशा बदलते रहोगे चीजें तो कभी ये हैबिट डेवलप नहीं हो सकती, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। चले, तीसरी जो सबसे बड़ी गलती बच्चा करता है वो है सिलेबस की क्लैरिटी नहीं होना। लास्ट ईयर मैं मैराथन्स ले रहा था, मुझे अभी भी याद है और आज भी याद है कि बहुत सारा ऐसा बच्चा था जिसको सिलेबस ही क्लियर नहीं था। उसे ये क्लियर नहीं था कि सर क्या डिलीट हुआ है, कौन सा आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। और वो बेचारा बच्चा जो है ना, पुरानी किताब से पढ़ रहा है ना, उसको आइडिया नहीं है सिलेबस क्या है, किताबें चेंज हो गई हैं, किताबों में कंटेंट काफी सारा डिलीट हो गया है। तो सबसे जरूरी है कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, क्या उस एग्जाम के सिलेबस को आप जानते हो। कोई भी एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सिलेबस पता होने का फायदा यह होता है कि आप जरूरत से ज्यादा नहीं पढ़ते। बिकॉज जब आप कभी भी किसी एग्जाम को अप्रोच करते हो तो जरूरी है अपने टाइम को इफेक्टिवली इस्तेमाल करना। वो आप तभी कर पाओगे जब आप उतना पढ़ोगे जितना रिक्वायर्ड है। देखो, जरूरत से ज्यादा पढ़ने के लिए पूरी उम्र पड़ी है आपके पास, पूरा जिंदगी पड़ा है, आप जितना नॉलेज चाहिए उतना गेन करिए, कोई उसके लिए मना नहीं कर रहा। लेकिन
जब आप एक टारगेट लेके चल रहे हो, टारगेट अप्रोच लेकर के चल रहे हो, तो बहुत जरूरी है कि आप वो पढ़िए जो आपके टारगेट को अचीव करवा सकता है। तो जब तक आपको अपना सिलेबस नहीं पता है, जब तक आपकी सिलेबस क्लैरिटी आपके पास नहीं है, आप अपडेटेड किताबें इस्तेमाल नहीं कर रहे, यूज नहीं कर रहे, तब तक आप हमेशा जरूरत से ज्यादा ही पढ़ रहे हो। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करनी अच्छी बात है, लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा नॉलेज आपके एग्जाम में हेल्प नहीं कर रही है, तो अभी आपके लिए उसका कोई यूजेज नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो नॉलेज इज अ वंडरफुल थिंग, है ना, बट इट अगेन डिपेंड्स कि आप अभी उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो हमेशा आपको अपने अपडेटेड सिलेबस, अपनी अपडेटेड किताबें अपने बोर्ड्स की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, सीबीएसई की वेबसाइट पे सब दिया हुआ है, अपडेटेड एनसीईआरटीज है ना, अपडेटेड सिलेबस है आपका, उसको वहां से डाउनलोड करिए। आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, अपने स्टेट बोर्ड की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। नहीं मिलता है, अपने स्कूल टीचर के पास जाइए, स्कूल्स के पास एक प्रॉपर हर साल के स्टार्टिंग में करिकुलम आता है, प्रॉपर सिलेबस आता है। आप स्कूल टीचर से बात करिए, उनसे सिलेबस मांगिए, लेकिन मेक श्योर करिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो अपडेटेड हो, पुराना ना हो। ठीक है, पुराना पढ़ोगे फिर वही गलतियां करोगे, एग्जाम में भी वैसा ही लिख करके आओगे, आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी, आप डिमोटिवेट फील करोगे। ठीक है, तो जरूरी है कि सिलेबस की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अपडेटेड सिलेबस, अपडेटेड किताबों को ही रेफर करिए। चौथी जो सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं वो है बैकलॉग्स को टाइमली क्लियर नहीं करना। देखो, जीवन में एक सत्य बताता हूं आपको कि बैकलॉग्स तो क्रिएट होते हैं। इवन टॉपर के साथ भी एक ऐसा मौका आता होगा, जो क्लास का टॉपर है, कि उसके भी बैकलॉग्स क्रिएट होते हैं। बट वो ऐसा क्या स्पेशल करता है जो बाकी बच्चे नहीं कर पाते? वो सिर्फ एक चीज स्पेशल करता है, उसको टाइमली क्लियर कर देना। वो टाइमली ट्राई करता है कि बैकलॉग्स को टाइमली क्लियर किया जाए। अक्सर बच्चे, देखिए, कई सारे सर्कमस्टांसेस आएंगे, साल के 365 दिन आप हेल्दी रहें, फाइन रहें, ये मेरी बेस्ट विशेस हैं आपको, लेकिन कभी ना कभी मौसम के बदलते या कुछ और बात के चलते कभी ना कभी ऐसा आता है कि बच्चा 1-2 दिन के लिए बीमार पड़ गया, या मान लीजिए कुछ फैमिली में ओकेजन हो गया, शादी में चले गए, या पापा ने कहा चलो भाई घुमा के ले आता हूं, बहुत बोर हो गया आजकल, चल घुमा के लेके आते हैं, तुम घूमने चले गए। और ये सब नॉर्मल जिंदगी में होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है ना, नहीं तो आपको फील ही नहीं होगा कि आप एक इंसान हो यार, फिर तो आप एलियन बन जाओगे, है ना, एलियन वाली जिंदगी हो जाएगी आपकी। तो एक इंसान होना भी उतना ही जरूरी है, बहुत जरूरी है, और इंसान के जीवन में ये सारी बातें आती हैं, सारी चीजें आती है ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जब टाइम नहीं होता, जब मान लीजिए आपने आज का क्लास लीव कर दिया, आप आज आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो जब आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो ऑब्वियस सी बात है आपका बैकलॉग तो बन गया। अब बैकलॉग को खत्म कैसे करना है? बैकलॉग को खत्म करने के लिए हम 2 चीजें करते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की जो बहुत रेगुलरली बहुत अच्छा परफॉर्म करते आए हैं। उन्होंने मुझे एक बात बताई कि सर, हम सैटरडेज और संडेज को बैकलॉग्स खत्म करने के लिए रखते हैं, हम कभी भी वीक का बैकलॉग क्लियर ही नहीं करते। अब वीक में मान लीजिए कि मेरे 2 बैकलॉग्स बन गए, 3 बैकलॉग्स बन गए, तो बच्चा कहता है सर सैटरडे को टाइम होता है, संडे बिकॉज छुट्टी होती है जनरली, तो हम सैटरडे को थोड़ा सा ज्यादा देर तक जग करके पहला काम करते हैं बैकलॉग्स खत्म करना, संडे के सुबह का टाइम थोड़ा यूटिलाइज करके बैकलॉग्स खत्म कर लेते हैं। अब क्या होता है, जो अगला हफ्ता स्टार्ट होता है हम लोग ऑलरेडी लाइन पे आ चुके होते हैं, हमारे बैकलॉग्स हमारे 0 हो गए होते हैं। तो बैकलॉग्स को अगर तुम टाइमली क्लियर करोगे, है ना, बैकलॉग्स को टाइमली खत्म करोगे, तो हमेशा बेटा आपका सिलेबस ऑन टाइम रहेगा, आप चीजों को हमेशा सिंक में रख पाओगे, और आपका सिलेबस जो है एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, अब कई बार बच्चा पता है क्या करता है, मैं आपको बताता हूं एक बच्चे का जेन्युइन तरीका क्या होता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं हमेशा, है ना, अरे सर बैकलॉग हो गया, सर बहुत ज्यादा बैकलॉग हो गया, 3 चैप्टर 4 चैप्टर बैकलॉग हो गया, एक काम बताओ सर अगला बैच कब आ रहा है, बिकॉज अगले बैच में तो स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, तो बच्चे को लगता है अगला बैच में कवर कर लेंगे। अब जब अगला बैच आता है बच्चा ले लेता है, उसके बाद वहां पे भी सेम बैकलॉग इशू, बिकॉज कहीं ना कहीं तो मिस हो रहा होता है चीजों का, है ना, तो वहां पे बैकलॉग बन गया। अब वहां पे बैकलॉग ज्यादा हो गया, बच्चे ने क्लियर नहीं किया टाइम से, फिर कहता है सर अगला बैच कब आ रहा है। तो देखो बैचेस आते रहेंगे, आपकी ऑब्वियस सी बात है, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा बैचेस, नए नए बैचेस हमेशा आते रहेंगे। ठीक है, मैं पीडब्ल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, किसी प्लेटफॉर्म की बात करो आप, बैचेस हमेशा आते रहते हैं बच्चों के लिए, है ना, क्योंकि हमेशा नया बच्चा जरूर होता है और उस बच्चे के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसको सॉल्व करना कहीं ना कहीं जरूरी भी है। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर आप बैकलॉग्स को अगर सही तरीके से सही टाइम पे अगर आप फिनिश कर दोगे, तो आपको कभी ना आगे की चीजों की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, आप ज्यादा बेटर फोकस करके चीजें कर पाओगे। ठीक है, मिस्टेक नंबर 5 बहुत ही जरूरी, ध्यान से सुनिएगा। मिस्टेक नंबर 5, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करना। देखिए, पढ़ाई के बीच बहुत सारे बच्चों को शायद ये बात बहुत छोटी लगती होगी कि सर लाइफस्टाइल से क्या ही फर्क पड़ जाता है। सर क्या फर्क पड़ जाता है देर से सोने से और बहुत देर से उठने से? देखो फर्क क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर। मान लो कि तुम रात के 1 बजे तक सो रहे हो, 1 बजे तक सो रहे हो, तुम रोज का 1 बजे सो रहे हो, और सुबह तुम जो है उठ जा रहे हो 7 बजे।
लेट्स से 7 बजे उड़े आ रहे हो, 6 बजे उड़े आ रहे हो, पहली बात तो तुमने 1 बजे तुम जब लेटने जाओगे 1 बजे तो नींद आएगी नहीं, नींद आने में आधा घंटा 40 मिनट लगेगा तुमको, ऑब्वियस सी बात है। या मान लो रात में तुमने बहुत अच्छा मम्मी ने सब्जी बना दी, राजमा चावल बना दिए, तुम खा के सो गए। अब खा के सो ही नहीं पाओगे, क्यों? बिकॉज राजमा चावल तो बहुत हैवी है यार, तुमने ज्यादा खा भी लिया, टेस्टी बनाया था मम्मी ने, अब तुम्हारे पेट में हलचल मच रही है, तुम हैवी फील कर रहे हो, तुम सो नहीं पा रहे हो। तो जहां तुम्हें 1 बजे सोना था, तुम्हें सोते सोते 2:30 बज गए, 3 बज गए। या फोन चला रहे हो, तुमने देखा चलो रील्स देख लेते हैं, रील्स देखते देखते 1-1.5 घंटा और निकल गया। तो बाय द टाइम तुम सोने जा रहे हो ऑलरेडी 2-2:30 बज चुके हैं। अब तुम कितने बजे उठोगे? तुम्हारा स्कूल है सुबह 6 बजे तो उठना पड़ेगा। तो तुम्हारी बॉडी को तो यार रेस्ट ही नहीं मिल रहा है, तुम 4 घंटे 3 घंटे सो करके पूरा दिन कैसे करोगे? तो जब दिमाग ही थका हुआ होगा तब तुम फोकस ही नहीं कर पाओगे किसी चीज पे। टीचर पढ़ाएगा स्कूल में, तुम्हें नींद आएगी, तुम फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, आधे कॉन्सेप्ट जाएंगे दिमाग में, आधे कॉन्सेप्ट जाएंगे नहीं, है ना। फिर बाद में कहा यार सर टीचर सही नहीं पढ़ा रहा, तो टीचर पूरे मेहनत से पढ़ा रहा है लेकिन तुम अपने आप को वैसा एडजस्ट नहीं कर रहे हो, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो अब तुमको नींद आ रही है, तुम एक्टिव फील नहीं कर रहे हो, तुम लेजी फील कर रहे हो, तुम स्कूल से वापस आओगे, खाना खाओगे, फिर तुम्हें लगेगा यार थोड़ा सो जाते हैं, बिकॉज शरीर तो थका हुआ है। तो बाय द टाइम तुम फिर से सोगे, थोड़ा ज्यादा सो जाओगे, फिर क्या होगा? शाम के क्लासेस मिस हो जाएंगे। तो एक वो साइकिल क्रिएट हो जाएगा जिसको खत्म करना, उससे बाहर आना फिर डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, जरूरी है कि अगर आप लेट नाइट तक पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि आप 11 साढ़े 11 बजे तक सो जाइए यार। आप 11 साढ़े 11 बजे तक आराम से सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपना होमवर्क करके 11:30 तक ट्राई करो कि सो जाओ, सब कुछ करके सुबह उठ जाओ भाई 5:30 6 बजे, 6 बजे उठ जाओ मैक्सिमम है, 6 बजे उठो, बढ़िया एकदम आराम से, मन करे तो जॉगिंग करके आ जाओ, रनिंग करके आ जाओ, घूम के आ जाओ, टहल के आ जाओ आधा घंटा, माइंड फ्रेश हो जाएगा, बॉडी एक्टिव हो जाएगी। आपको लगता है आपके पास समय है, आप थोड़ा जो भी आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हो वो आप कर लो। आपको लगता है आपके पास समय है तो जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं आपके, जनरली लर्न करने वाले सब्जेक्ट्स हैं, उनको एक बार निगाह मार के देख लो, एक बार उनको देख लो कि भाई क्या करवाया गया क्या नहीं करवाया गया, है ना। स्कूल टाइम में जब आप फ्री टाइम आपको मिले, आप ट्राई करिए कि अपना होमवर्क वहां निपटा लीजिए जो स्कूल का मिलता है, इससे आप काफी समय बचा पाओगे सेल्फ स्टडी के लिए, है ना। एक अच्छा खाना खाइए, अच्छा खाने से मेरा मतलब है घर का खाना खाइए, ठीक है। साल भर में कभी 6-7 महीने में एक पिज्जा एक बर्गर चल जाता है, लेकिन इसको डेली बेसिस पे आदत बनाना, मोमोज खाना, पिज्जा खाना, बर्गर खाना, भाई ये आपके शरीर को भी नुकसान करेगा और आपको बहुत ज्यादा एक्टिव भी नहीं बनाएगा, ठीक है। तो घर का खाना बेस्ट है, जो भी मम्मी आपकी प्यार से बनाती है उसको बढ़िया खाइए, है ना। और मेक श्योर करिए कि जब आप रात में खाना खाते हैं, है ना, तो उसको थोड़ा हल्का रखिए, थोड़ा लाइट रखिए, खासकर गर्मियों के टाइम पे इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि आप अच्छे से सो भी पाओगे और सोने के साथ साथ आप जितना बढ़िया सोगे, जितना बॉडी आपका रिलैक्स होगा, आप ज्यादा फोकस भी कर पाओगे, है ना। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन टाइम मेक श्योर करिए, उसको मॉनिटर करिए। जब आपको लगता है आप ज्यादा समय तक फोन में देख रहे हो तो उसमें थोड़ा ब्रेक ले लो यार, है ना, जरूरी है, थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा बाहर जाओ, खुली हवा में सांस लो, थोड़ा दोस्तों के साथ मिलो जुलो भी जरूरी है, सबसे चीजें। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल हमेशा आपको ना चीजों को फोकस करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गई यार हमारी 5 मेजर गलतियां। तो बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी यहां पे, है ना, तो 5 मिस्टेक्स। अच्छा, एक खास अनाउंसमेंट था, आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि हमारे जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कई बार आकर के कहा कि सर हमें हिंदी समझ नहीं आती, हम हिंदी समझने में बहुत डिफिकल्ट होता है हमको, और हमें प्योर इंग्लिश में क्या पढ़ा सकते हो आप, यानी उड़ान बैच की क्वालिटी क्या आप प्योर इंग्लिश में भी दे सकते हो। तो भाई जी हाँ, पीडब्ल्यू हमेशा बच्चों की सुनता है और पीडब्ल्यू ने इस बार भी सुना यार कि एक बैच हम लोग लेकर के आए हैं। जैसे एक देखो, उड़ान का नॉर्मल बैच है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए, एक बैच बिल्कुल नॉर्मल है उड़ान का, जिसमें हम लोग इंग्लिश में पढ़ाते हैं, यानी सब कुछ इंग्लिश में लिखा होता है, और हम लोग पढ़ाते हैं आम बोलचाल वाली हिंदी में। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, तो हम लोग ऐसे पढ़ाते हैं, ठीक है, एकदम बढ़िया से आम बोलचाल वाली हिंदी में। एक हमारा उड़ान हिंदी बैच चलता है, इसमें हम शुद्ध वाली हिंदी में पढ़ाते हैं, एकदम प्योर वाली हिंदी में, ठीक है, ताकि जितने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ सकें। अब एक बैच हम और लेकर के आए हैं उन सारे बच्चों के लिए जिनको प्योर इंग्लिश समझ में आता है, एकदम फुल ऑन इंग्लिश में पढ़ना है, ठीक है। और ये बेटा आपका उड़ान इंग्लिश बैच है। अगर आप पीडब्ल्यू का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे या वेबसाइट पे भी जाएंगे बेटा, तो आपको उड़ान इंग्लिश बैच नाम से यहां पे दिख जाएगा, ठीक है। तो उड़ान इंग्लिश बैच है, यहां पे इसका प्राइस वाइज दिया हुआ है, बहुत कम ही है पूरे साल का, और कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको जो है उड़ान इंग्लिश का यहां पे मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप कमेंट सेक्शन वगैरह डिस्क्रिप्शन भी चेक करोगे वीडियो का, तो भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो उड़ान इंग्लिश बैच, ये बैच आपका लॉन्च हो चुका है, क्लासेस इसमें जानी स्टार्ट हुई हैं। इसके कुछ ब्रिज कोर्सेज भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक हमारा यूट्यूब चैनल है पीडब्ल्यू इंग्लिश नाम का, उसके ऊपर पूरे प्योर इंग्लिश में लेक्चर्स दिए गए हैं। ब्रिज कोर्सेज अभी कुछ चलाए थे हमने, ठीक है। तो जो भी बच्चा, मैं कह रहा हूं जो भी बच्चा यहां पे इंग्लिश में प्रेफर करता है कि सर प्योर इंग्लिश में पढ़ाइए, तो उन बच्चों के लिए हम लेकर के आए हैं उड़ान इंग्लिश बैच, ठीक है। चलिए,
तो आई होप ये 5 गलतियों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये 5 गलतियां शायद आप आगे नहीं करोगे, है ना। एंड इसी के साथ ऑल द बेस्ट मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे सारे जबरदस्त वाले सुपरस्टार्स। तो बहुत दिन हो गए थे आपसे बात नहीं की थी आकर के, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लेते हैं। कुछ गलतियां जो है वो आप मत करिएगा, ये आपको समझा देते हैं, ठीक है। बाकी मुलाकात होती रहेगी पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे बैचेस के अंदर। एंड बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है बच्चों का, चाहे वो उड़ान इंग्लिश का बैच हो, चाहे वो उड़ान इंग्लिश का बैच हो, चाहे वो नीव बैच हो या कोई भी और बैच हो, है ना। तो बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है आप सब बच्चों का बैचेस के अंदर भी और पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर भी। फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपके साथ मिलूंगा अगले किसी वीडियो के अंदर, अगली किसी बात के अंदर, है ना। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, है ना। और एक बात हमेशा याद रखना यार कि अगर देखो सब चीज कहते हैं ना, सब चीज यहां से, अगर मन में संकल्प दृढ़ है, अगर मन में संकल्प दृढ़ है, अगर आपके अंदर वो आग है, वो भूख है अपने लक्ष्य को, अपने कहते हैं ना डेस्टिनेशन तक पहुंचने की, अपने कहते हैं ना अपने गोल को अचीव करने की, तो लाख बाधाएं आ जाएं, लाख डिफिकल्टीज आ जाएं जीवन के अंदर, लेकिन अगर आप फोकस्ड हो, आपके अंदर भूख है, आपके अंदर वो हंगर है, तो आप वो अचीव करके रहोगे, है ना। ऑल द बेस्ट सारे क्लास 10 के बच्चों को। मुलाकात करते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।